दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपनों का ध्यान रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। देखो ये बैंकों का मायाजाल का पार्ट 4 वीडियो है। बाकी वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों स्वागत है आपका ग्लोबी ट्रूथ पे। यहाँ आपको ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आज तक आपसे अनसुने अनदेखे रहे हो, जो आज तक आपसे छुपाया जाता हो, वहाँ वो चीज़ यहाँ पर मिलेगी। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। आज जानेंगे कि 1 रुपये के नोट में और अन्य 2 से 2000 रुपये के नोट में क्या फ़र्क है, समझे, क्या अंतर है। इस अंतर को दोस्तों सही में अगर समझ जाए ना कोई, तो दूसरे दिन ही क्रांति आ सकती है। जैसा कि आप देख रहे हो चित्र में कि 3 तरह के रुपए हैं। 1 रुपये चांदी का है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसकी कीमत 10 ग्राम चांदी के बराबर है। दूसरे चित्र में आप 1 रुपये का नोट देख रहे हो, यह भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर है। तीसरी तस्वीर में 1 रुपये का सिक्का है, यह भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब समझते हैं 2 से 2000 रुपये के नोट में अंतर। 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट सभी अलग तरह के मिलेंगे आपको। ध्यान देना, कभी बहुत लोग नहीं ध्यान देते हैं, आज तक जानते नहीं, ध्यान देना कभी। इसमें पहला अंतर ये है कि ये भारत सरकार द्वारा नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और भारत सरकार इसे गारंटी दी हुई है। इन नोटों में आप यहाँ एक 100 रुपये का नोट देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और इसके नीचे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह के बात 2 से 2000 रुपये के सभी नोटों में देख सकते हैं, जो कि 1 रुपये के नोट में हमें नहीं मिलता है, नहीं दिखता है। मतलब यह है कि ये 100 रुपये नहीं, सिर्फ 100 रुपये की रसीद है, क्योंकि गारंटी के तौर पे बन रही है ना, तो गारंटी के तौर पर बन रही है तो रसीद ही रहेगी। हाँ, जिसे आप अगर भारतीय रिजर्व बैंक को दें तो 1933 से पहले आपको 100 चांदी के सिक्के देती, परंतु अब ऐसा नहीं है। यही बात आप आगे और अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है ये सब खेल। अब देखो बैंकों का जन्म कैसे हुआ, बैंक कैसे आए। ठीक, पहले सुनारों के यहाँ लोग अपना सोना चांदी सुरक्षित रखते थे और सुनार बदले में उन्हें एक रसीद दे देता था। जब कोई सुनारों के पास 100 तोला चांदी यानी सोने के चांदी के 100 सिक्के जमा करने जाता था, तो बदले में उसे वो अपनी रसीद, जिस पे अपनी मोहर लगा के वो देता था, जिस पर लिखा रहता था कि मैं धारक को 100 तोला चांदी अदा करने का वचन करता हूँ। यह रसीद आज के नोट के तरह ही रहती थी। जिस रसीद को वह व्यक्ति सुनार को वापस देता तो उसे 100 तोला चांदी वापस मिल जाती थी। धीरे धीरे इस रसीद पर लोगों का विश्वास हो गया और जो भी इस रसीद को लेके जाता था सुनार के पास, तो बदले में उस रसीद की कीमत के बराबर उसे उतना चांदी दे दिया जाता था, समझे। इस प्रकार यही रसीद प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग होने लगी, रुपए के रूप में प्रयोग होने लगी। और बहुत कम लोग एक समय में असली अपना सोना या चांदी एक समय में सुनारों के पास मांगने के लिए बहुत कम लोग जाते थे, समझे। आमतौर पर उसे मांगने के लिए एक समय में 10% से भी कम लोग जाते थे। इसे देखते हुए सुनारों ने 10% अपने पास जमा रखकर बाकी सोना या चांदी उन सुनारों ने दूसरे लोगों को ऋण पर देना शुरू किया, मतलब ब्याज पर देना शुरू किया। इस तरह सोना और चांदी अन्य लोगों के पास से घूमता हुआ वापस सुनारों के पास आने लगा और जो घूम कर आया उसका भी 10% रखकर बाकी फिर से कर्ज पर ब्याज पर चढ़ाया जाने लगा, समझे। बैंकिंग यहीं से स्टार्ट हुई, इसी सिस्टम से बैंकिंग निकला है। और इस प्रक्रिया को बैंकिंग भाषा में अंश रिजर्व बैंकिंग, फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जो बार बार घूम के आता है और फिर कर्ज पे वापस चला जाता है, एक ही चीज़ बार बार घूम के आता है और वापस चला जाता है, तो इसको फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। इन लोगों को मनी चेंजर के नाम से भी जाना जाता है। सुनारों ने एक व्यवस्था बनाई ये सब जानकर कि जब कोई व्यक्ति रसीद के बदले सोना या चांदी मांगने आए तो उसे वह लौटा दिया जाए।
और बाकी के सोना और चांदी को उसके मालिक के पूछे बिना फिर वापस से कर्ज ब्याज के रूप में चलाया जाए और इसी पे ब्याज कमाते रहते थे, जो आमतौर पर 90% रहता था और सुनारों के पास जमा रहता था। 10% रख के बाकी सब ब्याज पे चला देते थे फिर से। मान लो कि किसी शहर में 100 तोला चांदी है और जो सुनार के पास जमा है, इसमें से वह 10% वापस देने के लिए सोना या चांदी अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेता है और शेष बचे 90% सोना या चांदी वापस ऋण यानी ब्याज पर देता है। ब्याज की दर 6% अगर वार्षिक भी हो तो 90 तोला चांदी का वार्षिक ब्याज 5.4 तोला बनता है। इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी की बात यह है कि देश में पैसे की मात्रा तो 100 ही रही, लेकिन अब वो 190 हो गई है। देखो यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो 90% सोना या चांदी सोनार ने जादुई तरीके से बना दिया। लेकिन यह धोखाधड़ी यहीं नहीं रुकी। कर्ज पर 90 तोला चांदी लेने वाले व्यक्ति ने कहीं पर तो खर्च किया होगा ना। इस तरह वह चांदी बाजार में घूमकर अंत में फिर उसी सोनार के पास जमा हो जाएगी, जिसके बदले सोनार फिर से उस 90 तोला चांदी का एक वादे के रूप में रसीद काट के देगा। उसका भी 10% रख कर बाकी पैसे को कर्ज में दे दिया जाएगा। इस पर फिर वो ब्याज लेगा और पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी। अब मान लो कि पैसा 100 रुपये, रसीद 100 रुपये का और पैसे की मात्रा 100 रुपये। अब रिज़र्व 10 रुपये रख लिया और बाकी का 90 रुपये फिर से वो कर्ज पे दे दिया। हाँ, फिर से कर्ज पे दे दिया और 6% के हिसाब से भी वो 5.4 रुपये उसके बन गए और पैसे की मात्रा 190 रुपये हो गई, क्योंकि जो 100 रुपये पहले था वो अब 90 रुपये, उसमें से 10 रुपये रख के 90 रुपये फिर से उसने कर्ज पे दे दिया। तो जिसको कर्ज में दिया उसके खाते में भी दिखा रहा है 90 रुपये और जो जमा किया था उसके खाते में भी दिखा रहा है 100 रुपये। तो दोनों को मिला के देखा जाए तो 190 रुपये हो गए, लेकिन एक्चुअल में मौजूद तो 100 रुपये ही है। समझे? तो ये खेल है बैंक का और इसी को बड़े पैमाने पे आज किया जा रहा है और लाखों करोड़ों अरबों रुपए ब्याज पे कमा रहे हैं और महंगाई दर बढ़ रही है। ऊपर तस्वीर में देखिए, फिर इसमें 90 तोला चांदी में से 10% यानी 9 तोला चांदी रख कर बाकी के 81 तोला चांदी कर्ज पे दे दी गई, जिस पर फिर 4.86 तोला ब्याज मिला और पैसे की मात्रा बढ़कर 271 रुपये हो गई। अब 100 रुपये घूम घूम कर देखो अभी 190 बना, फिर 190 में से फिर 90 रख लिए और फिर 90 में से 10% रख के फिर 81% फिर लगा दिए ब्याज पे और फिर वो घूम घूम कर फिर वो 271 रुपये हो गए। पैसे की मात्रा 100 रुपये ही है और बन गया 71 रुपये और 271 रुपये जादुई तौर पे। इसी क्रम में आप ये चार्ट देख लीजिए, इसी तरह से बढ़ता रहता है ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज और पैसे की मात्रा रहती है कम। इसी प्रकार यह प्रक्रिया बार बार चलते रहने पर अंत में असल रूप में 100 तोला चांदी 1000 तोला के रूप में जमा राशि में दिखाई देती है। समझे? जिसके बदले 1000 तोला की रसीद देश में फैल जाती है, क्योंकि अब उसकी मात्रा 1000 रुपये हो गई ना, 1000 तोला हो गई तो उतने की रसीद देश में फैल जाती है, जिससे पैसे की मात्रा 100 से बढ़कर 1000 हो जाती है। जबकि कुल अभी 100 तोला चांदी सुनारों के पास अभी भी रिजर्व है, अभी भी रिजर्व के रूप में वहाँ रखी हुई है। ध्यान दें, यहाँ सुनार द्वारा जारी की गई चांदी की रसीद प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा के रूप में देश में संचालित है, चल रही है। 100 तोला चांदी होते हुए भी सुनार ने रहस्यमयी तरीके से 900 तोला चांदी कर्ज पे दे रखी है, जिस पर वह सालाना 54 तोला चांदी ब्याज के रूप में वसूलता है। परंतु असलियत में यह प्रक्रिया किसी और ढंग से घटित होती है, जिसे हमें किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं समझाया गया है। दोस्तों, ये बैंकों का मायाजाल बहुत ख़तरनाक है, आप समझ जाओगे और बहुत लोग समझ भी रहे हैं और इसी व्यवस्था के खिलाफ चलना होगा, इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, तब जाके खुशहाली समृद्धि आएगी। जो 1 रुपये के नोट में भारत सरकार लिखा होता है ना,
वही भारत सरकार अगर हर नोट को प्रकाशित करे तो इतनी महामारी ही नहीं रहेगी किसी चीज़ की, समझे। बस सरकार गारंटी के तौर पे 2 से 2000 रुपये के नोट तक बनाती है, हाँ, और उसे बनवाती है कहें तो। अब बनाता तो कोई और है, भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ये बैंक जो आपके मोहल्ले गली कूचे में है ना, ये लोग पैसा बनाते हैं, समझे, सरकार नहीं बनाती है। अब गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया, जब सोने के आधार पर पैसे छपते थे 1933 में ही ख़त्म कर दिया गया इस चीज़ को। तो समझे, बहुत बारीकी से हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हम अपना टाइम आपको दे रहे हैं, तो आप भी समझें और दूसरों को समझाएं, बताएं। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे आधुनिक पैसे की प्रक्रिया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।